नमस्कार. सर्व विज्ञानप्रेमींना नमस्कार. मी शुभदा वक्ते. आज रविवार दिनांक 3 ऑक्टोबर 2021. रविवारच्या या संध्याकाळी आपण सर्वजण कर्करोग व्याख्यानमालेतील पहिल्या व्याख्यानाला उपस्थित आहात. कर्करोगाविषयी जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने मराठी विज्ञान परिषदेने कर्करोग व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे. परिषदेचे अध्यक्ष प्राध्यापक ज्येष्ठराज जोशी सरांना मी विनंती करते की त्यांनी सर्व उपस्थितांचे स्वागत करावे आणि या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करावी. प्राध्यापक ज्येष्ठराज जोशी सर. आजचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर सुराणी आणि इतर विज्ञान प्रेमी, नमस्कार. मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे ऑक्टोबर महिन्यात आम्ही कर्करोगावर 5 भाषणांची एक मालिका आजपासून या महिन्यात प्रत्येक रविवारी सायंकाळी 5 वाजता सादर करीत आहोत. आजचे बदलती जीवनशैली आणि कर्करोग या विषयावर प्रसिद्ध कर्करोग तज्ञ डॉक्टर अडवाणी देणार आहे. डॉक्टर सुरेश अडवाणी हे कर्करोग क्षेत्रातील एक जगप्रसिद्ध डॉक्टर आहेत. मी प्रथम त्यांचे अत्यंत आभार मानतो व त्यांचे आणि इतर वेबएक्स, फेसबुक आणि यूट्यूब यावरून हे भाषण सर्वांचे स्वागत करतो. याशिवाय पुढच्या रविवारच्या भाषणात स्तनांचा कर्करोग यावर डॉक्टर रजनी भिसे, स्त्रियांमधील जननेंद्रियाचे कर्करोग यावर डॉक्टर हेमंत तोडगावकर, तंबाखू आणि कर्करोग यावर डॉक्टर मनोज माहिमकर आणि डोके आणि मानेचे कर्करोग यावर डॉक्टर विजय पाटील भाषणे देणार आहेत. मराठी विज्ञान परिषदेने अशा प्रकारच्या आरोग्यावरच्या व्याख्यानमाला पूर्वीही घेतल्या आहेत, मात्र आत्तासारख्या एकेका रोगावरच नव्हत्या. त्यामुळे या व्याख्यानमालेचे हे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. आमच्या मराठी विज्ञान परिषद ठाणे विभागानेही आरोग्यावर वर्षानुवर्षे व्याख्यानमाला घेतल्या आहेत. खरे म्हणजे आपल्या शरीरात जेवढे अवयव आहेत तेवढे कर्करोग असणार आणि त्यामुळे ही व्याख्यानमाला वर्षाचे 5च काय 52 आठवडेही चालू. मला वाटते 100 वर्षापूर्वीही कर्करोग पण तो कदाचित त्यावेळी अवगत असलेल्या तंत्रज्ञानामुळे तो ओळखणे अवघड जात असणार. आणि आता जसजसे तंत्रज्ञान प्रगत होत चालले आहे तसतसे कर्करोगाचे निदान करणे आवाक्यात आल्यासारखे दिसते. एवढेच नव्हे तर अगदी प्राथमिक अवस्थेत निदान झालेल्या रुग्णांची त्यातून पूर्णपणे सुटलेली उदाहरणेही आपल्याला. मात्र अलीकडे स्त्रियात स्तनांच्या कर्करोगाची उदाहरणे अधिक्याने दिसतात. म्हणूनच जागतिक आरोग्य संघटनेने दरवर्षी ऑक्टोबर हा स्तन कर्करोग महिना म्हणून जाहीर केला आहे आणि याच निमित्ताने आम्ही ही व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे. मुंबईतील कॅन्सर रिसर्च इन्स्टिट्यूट मधील निवृत्त दिग्गज शास्त्रज्ञ आणि आमच्या कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रजनी भिसे यांच्या पुढाकारामुळेच आम्हाला या क्षेत्रातील महान माणसे वक्ते म्हणून उपलब्ध होऊ शकली. मराठी विज्ञान परिषद 1966 साली स्थापन झाली आणि आता तिचा वटवृक्ष झाला आहे. त्याच्या फांद्या केवळ महाराष्ट्रभरच नव्हे तर महाराष्ट्राबाहेरही पसरल्या आहेत. संस्थेतर्फे शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शालेय शिक्षक, महाविद्यालयीन शिक्षक, प्राध्यापक तसेच विद्यापीठातील विद्यार्थी प्राध्यापक यांच्यासाठी तर कार्यक्रम होतातच, पण मोठ्या लोकांसाठीही ते होतात. हे कार्यक्रम जसे शहरी लोकांसाठी असतात तसे ते ग्रामीण जनतेसाठीही असतात. ते जसे शैक्षणिक असतात तसे ते आजच्या व्याख्यान मालिकेसारखे अन्य क्षेत्रातीलही असतात. ते शेती, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, संशोधन, घनकचरा, पाणी बचत,
ग्रहणाबद्दल जागरूकता अनेक विज्ञान विषयात असतात. 12वी नंतर पुढे विद्यार्थ्यांना विज्ञान विषयात कोणकोणते अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत व त्यांना त्यातून पुढे कोणत्या संधी आहेत यावर आम्ही बरीच सत्रे आयोजित केली आहेत व करत असतो. आपल्या बहुसंख्य शाळात विज्ञानाच्या प्रयोगशाळा नाहीत, त्यामुळे विज्ञानाचे शिक्षण वर्गात वाचून होते. विद्यार्थ्यांना प्रयोग करता यावेत म्हणून महाविद्यालयाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून त्यांना इयत्ता 6वी-10वीच्या पाठ्यपुस्तकातील प्रयोग शिकवले जातात. 2-2 विद्यार्थ्यांमागे एक प्रयोग संच दिला जातो व त्यांना 3-4 महिने दर शनिवारी 2 तास शाळेत जाऊन अंदाजे 80 प्रयोग विद्यार्थ्यांपुढे सांगितले जातात नव्हे तर विद्यार्थीही ते प्रयोग स्वतंत्रपणे हाताने करतात. अशा प्रकारे शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे शिक्षण होते. परिषदेची उद्दिष्टे साध्य करणे भाषणे, परिसंवाद, अधिवेशने, प्रयोग शिबिरे, कार्यशाळा, स्पर्धा, मासिक पत्रिका प्रकाशन, परीक्षा, पुस्तक प्रकाशन, PhDच्या विद्यार्थी शिक्षण, विज्ञान लघु उद्योजकांसाठी स्पर्धा, कथा लेखन स्पर्धा, वर्तमानपत्रात कुतूहल सारखी सदरे, विज्ञान प्रकल्पांना अनेक प्रकारचे पुरस्कार देणे असे कार्यक्रम करून परिषद विज्ञान प्रसार करीत असते. घनकचरा निर्मूलन ही जशी समाजाचे आरोग्य टिकवण्याची गरज आहे, तसेच पिकवलेल्या शेतमालाचा जास्तीत जास्त उपयोग करणे ही शेतकऱ्यांच्या उन्नतीची गरज आहे. यासाठी संशोधन करून समाज देश कसा श्रीमंत करता येईल इकडे परिषदेने लक्ष वेधले आहे. या उत्तम कामामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य संस्थांनी परिषदेला पुरस्कार देऊन परिषदेच्या कामाचा यथोचित गौरवही केला आहे. ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्रातील आघाडीचे शासन आपले योगदान. त्यात मागच्या काळातील प्राध्यापक उदगावकर, डॉक्टर वसंतराव गवारीकर, डॉक्टर रावी साठे, श्री जग बोधे हे होते. तसेच सध्या विद्यमान असलेले डॉक्टर जयेंद्रराव नारळीकर, डॉक्टर अनिल काकोडकर, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, डॉक्टर विजय भटकर, श्री प्रभाकर देवधर, डॉक्टर माधवराव गाडगीळ, श्री माधवराव चितळे व डॉक्टर आनंद कर्वे हे आहे. ज्ञान प्रसाराच्या या निरलस कामासाठी समाजाने आजवर भरभरून आर्थिक मदत केली आहेच आणि त्याची गरज परिषदेला भविष्यातही भासणार. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण सर्वांनी परिषदेचे सदस्य बनावे व योगदान करावे. जगभरच्या देशांची पाहणी केली की असे दिसेल की जे देश श्रीमंत आहेत ते विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये आघाडी बाळगली. म्हणून माझं आपल्याला नम्र आवाहन आहे, सर्वजण मिळून विज्ञान संस्कृतीचा प्रसार करूया की ज्यामुळे पुढची पिढी आपला देश तंत्रज्ञानात त्यांना आघाडीवर नेईल आणि आपल्या देशाचे गरिबी बरोबरच ऊर्जा, पाणी, आरोग्य, कुपोषण हे सर्व प्रश्न सोडवतील. मी परत एकदा आजचे वक्ते डॉक्टर सुरेश अडवाणी यांच्यापासून आभार मानतो आणि पुढची सूत्रे शुभदाकडे देतो. नमस्कार. जोशी सर आता म्हणाले की सभासद व्हा, तर सभासद होण्यासाठी काय करावं लागेल त्यासाठी आपण एक छोटी चित्रफित पाहूया.
कर्करोग व्याख्यानमालेतील पहिल्या दिवशी आदरणीय डॉक्टर सुरेश अडवाणी हे जीवनशैली आणि कर्करोग या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. मराठी विज्ञान परिषदेने आवाहन केल्यानुसार काही विज्ञानप्रेमींनी आधीच कर्करोग या विषयावरील प्रश्न परिषदेकडे पाठवले, ते आम्ही संबंधित व्यक्तींकडे पाठवले आहेत. तुम्हाला आता जर काही प्रश्न विचारायचे असतील डॉक्टर अडवाणींचं व्याख्यान ऐकल्यानंतर, तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये अवश्य विचारा. वेळेची मर्यादा लक्षात घेऊन प्रश्नांची उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ही व्याख्यानमाला ज्यांच्या पुढाकाराने आयोजित केली गेली त्या डॉक्टर रजनी भिसे यांना मी विनंती करते की त्यांनी आजचे वक्ते डॉक्टर सुरेश अडवाणी यांचा परिचय करून द्यावा. डॉक्टर रजनी भिसे मॅडम. नमस्कार. मुंबई मराठी विज्ञान परिषदेने आयोजित केलेल्या कर्करोग या व्याख्यानमालेचे पहिले व्याख्याते जगप्रसिद्ध कर्करोग तज्ज्ञ मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश अडवाणी यांचा परिचय करून देण्याची संधी मला मिळाली, याचा मला विशेष आनंद होतोय. त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देते. डॉक्टर अडवाणींना MBBS आणि MD या पदव्या मुंबईतील ग्रँट मेडिकल कॉलेजमधून मिळाल्या. 1974 साली ते टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये रुजू झाले. ते त्यांनी मेडिकल ऑन्कॉलॉजी हा विभाग स्थापन केला. नंतर अमेरिकेतील सिॲटल येथील फ्रेड हचिन्सन कॅन्सर सेंटर येथे त्यांना अस्थिमज्जा रोपण जे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट या तंत्राचे जनक आणि नोबेल पारितोषिकाचे मानकरी डॉक्टर डोनाल्ड थॉमस यांच्या चमूत काम करण्याची संधी मिळाली. भारतात परत आल्यावर टाटा हॉस्पिटलमध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा निर्माण करून 1983 साली भारतातील पहिले अस्थिमज्जा रोपण करण्यात ते यशस्वी झाले. आज अनेक बऱ्या झालेल्या मुलांचे ते पितामह आहेत. अनेक मुले पूर्ण बरी होऊन कर्करोग मुक्त जीवन जगत आहेत. डॉक्टर अडवाणींना मिळालेल्या पारितोषिकाची यादी खूपच लांब आहे, परंतु आता त्यातले अगदी काही थोडेसे अगदी वानगी दाखल मी सांगते. राष्ट्रीय क्रांतीवीर पारितोषिक, भारत सरकारचे पद्मश्री आणि पद्मभूषण, PC रॉय नॅशनल अवॉर्ड, मानाचे धन्वंतरी अवॉर्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड गिवन बाय हार्वर्ड मेडिकल इंटरनॅशनल, अशी त्यांची मी अगदी काही थोडेच पारितोषिक आणि त्यांना मिळालेले सन्मान इथे सांगितले. भारताचे हे सुपुत्र या व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प गुंफवित आहेत. हे आमचे भाग्य आहे. त्यांना भाषणाला सुरुवात करायची मी विनंती करते. आताच आपण डॉक्टर अडवाणी यांचा परिचय ऐकला. डॉक्टर अडवाणी यांना त्यांच्या व्यस्त दिनचर्येमुळे आज उपस्थित राहता आले नाही. शिवाय नेटवर्कची समस्या येऊ नये म्हणून त्यांनी त्यांच्या भाषणाची चित्रफित परिषदेकडे पाठवली आहे. आपण त्यांचं भाषण ऐकूया. प्रेक्षकांनी त्यांचे काही प्रश्न असतील तर चॅट बॉक्समध्ये अवश्य टाईप करा. शिवाय परिषदेचे काही व्हिडिओज आम्ही यूट्यूबवर टाकतो. ते व्हिडिओज पाहण्यासाठी यूट्यूब चॅनललाही लाईक करा. फेसबुकवरही नवीन आलेले व्हिडिओ त्याचीही ॲड असते, तेही तुम्ही पहा. डियर फ्रेंड्स, मुझे आज बहुत खुशी है कि मराठी विज्ञान परिषद ने हमको बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम आपसे कैंसर के बारे में
कुछ बात कर सकें। वैसे तो सबको इतना ही जानकारी है कि कैंसर का कोई एग्जैक्ट काज लोगों को मालूम नहीं है, पर धीरे धीरे हम लोगों को ये समझ में आया है कि आजकल कैंसर बहुत बढ़ रहा है, सारे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, सिटीज़ में ज़्यादा बढ़ रहा है विलेजेस से। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आजकल ये निकाला जाता है, माना जाता है कि कैंसर डेवलपमेंट वो हम लोगों के लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट है। जैसे ये भी देखा गया है कि जो लोग पोल्यूशन में रहते हैं, माइंस में रहते हैं, जिधर बहुत एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है, उधर कैंसर, लंग कैंसर और बहुत सारे कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि लाइफस्टाइल का कैंसर पर बहुत इम्पैक्ट है। पर जो मेन क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, ये लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल का मतलब यही है कि हम लोग बचपन से क्या खाते पीते हैं, हम लोग कौन से एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम लोगों का आदत क्या है, हम लोग कितना चलते फिरते हैं, ये सबको लाइफस्टाइल बोलते हैं। और इन सब का कैंसर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है। हम आपको एक एग्जाम्पल बताएं कि ये सबको जानकारी है कि लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और ये भी देखा गया है कि एवरी ईयर बॉम्बे में 2% इंक्रीज होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो पिछले 10 वर्षों में ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज देखा गया ब्रेस्ट कैंसर। ये ब्रेस्ट कैंसर का लाइफस्टाइल से क्या रिलेशन है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये भी देखा गया है कि विलेजेस में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम मात्रा में होता है। क्यों विलेजेस और सिटीज़ में इतना डिफरेंस है? हम लोगों ने देखा है कि बॉम्बे में जो बिजी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इधर 28 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और बारसी एक छोटा सा विलेज है शोलापुर के बाजू में, बॉम्बे से 200 किलोमीटर की दूरी पर, उसमें 100 में से एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हो। ये डिफरेंस क्यों? बॉम्बे में 28, 1 आउट ऑफ 28 और बारसी में 1 आउट ऑफ 100 और यूएसए में इंसिडेंस है 1 आउट ऑफ 10। ये क्यों डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि सब जगह पर लाइफस्टाइल बहुत अलग है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि बारसी में क्या है लाइफस्टाइल लेडीज़ का। उधर बहुत लेडीज़ को हार्ड वर्क है, बचपन से ही उनको हार्ड वर्क करना, उनको बहुत चलना फिरना की ज़रूरत है। लेडीज़ वो पानी लेने के लिए भी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कि पानी लेके आ जाए। दूसरा, उनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है सारे दिन में, क्योंकि खाना पकाने का काम, सब काम, घर का काम उनको ही करना पड़ता है, कोई हेल्पर नहीं होता। दूसरी बात है कि विलेजेस में आप देखेंगे लाइक बारसी में कि लेडीज़ 20 बरस के आसपास उनकी मैरिज हो जाती है
और 25 बरस के पहले उनको पहला बच्चा हो जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात है पीरियड ऑफ लैक्टेशन। उधर 3 बरस तक माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है। तो ये सब देखेंगे कि बॉम्बे में क्या होता है। बॉम्बे में फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, इतना ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। बॉम्बे में जैसा हम लोगों ने देखा है कि फिजिकल एक्टिविटी क्यों कम है, रीज़न बहुत सिंपल है। बॉम्बे में सब लेडीज पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, ऊंचे ऊंचे पोस्टिंग को रीच करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से उनके एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से मैरिज, एवरेज एज ऑफ मैरिज इन बॉम्बे इज 28 ईयर्स। 20 बरस विलेजेस में और सिटी में 28 ईयर्स, 8 ईयर्स लेट। और उनको पहला बच्चा 30 ईयर्स में होता है। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और तीसरा, बॉम्बे में लेडीज़ को टाइम बहुत कम मिलता है। वो मुश्किल से 6 महीना के लिए अपना दूध बच्चे को पिला सकते हैं। अभी इस सब का क्या इफेक्ट है, हम लोगों ने देखा है कि जो लेडीज़ बच्चे को 2-3 वर्षों तक दूध पिलाते हैं, जो लेडीज़ फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। और तीसरा, जो लेडीज़ को पहला बच्चा 25 बरस के पहले हो जाता है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का संभावना बहुत कम होती है। इसका मतलब यही है कि विलेजेस में, जैसे हमने बताया, वारसी में सब लोगों का मैरिज 20 बरस के पहले हो जाता है, 20, 21, 22 में पहला बच्चा हो जाता है। उनको लैक्टेशन पीरियड और 3 बरस तक चालू होता है। और तीसरा, उनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करनी। और आप कंपैरिजन करें, सिटी में लेडीज सुबह को उठते हैं, थोड़ा बहुत कुकिंग करके कार, टैक्सी या ट्रेन में जाके अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। ऑफिस में 8 घंटा बैठ के काम करते हैं और शाम को वापस घर आते हैं बहुत थके। और फिर तो उनको ज़्यादा उस टाइम एक्सरसाइज करने का नहीं मिलता है। तो ये सब बातें को देखकर हमको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिटी में बहुत है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसा माना जाता है कि यूरोप और यूएसए में मैरिज का एज, एवरेज एज, वो अभी 35 हो जाएगा। फर्स्ट चाइल्ड विल बी एट द एज ऑफ 36 और उनको लैक्टेशन पीरियड का 3 महीना मुश्किल से मिलता है। तो ये सब देखकर लगता है कि यूरोप और यूएसए में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला हो सकता है। जैसे अभी WHO ने बताया है कि उधर जैसे ये एज ऑफ मैरिज ज़्यादा होएगा तो वैसा ही ब्रेस्ट कैंसर भी ज़्यादा होगा। तो ये आपने देखा क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, ये लाइफस्टाइल जो ये सब चेंज कर देगा, की मात्रा बढ़ा देगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे हैबिट्स। हैबिट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कैंसर पर। आप देखेंगे कि आसाम, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट, उधर हैबिट है। क्या हैबिट है कि टोबैको खाने का, चूसने का। उधर कोई भी मेहमान घर में आता है तो लोग उसको थोड़ा टोबैको देते हैं। उधर बच्चे लोग 10 बरस के बाद सब लोग टोबैको यूज़ करते हैं। इंटायर पॉपुलेशन
टोबैको यूज करते हैं। तो ऐसा देखा गया है उधर कि उधर माउथ कैंसर, लैरिंक्स कैंसर, इसोफेजियल कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ इसोफेजियल कैंसर इज इन नॉर्थ ईस्ट, असम, गुवाहाटी। और ये भी देखा गया है कि अलग अलग सिटीज में माउथ कैंसर अलग होता है। जैसे साउथ में माउथ कैंसर की संभावना कम है, जो बहुत कम लोग टोबैको खाते हैं। दूसरा है स्मोकिंग। जिधर जिधर हम लोगों ने देखा है कि स्मोकिंग ज़्यादा है, तो उधर लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिधर स्मोकिंग का यूज़ बहुत कम है, उधर लंग कैंसर भी बहुत कम होता है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि स्मोकिंग का डायरेक्ट रिलेशनशिप है लंग कैंसर। जैसे यूएसए में क्या हुआ है कि स्मोकिंग का बहुत जानकारी पब्लिक को मिला है। तो वो जानकारी इतना मिला है कि मेल्स को अभी यूएसए में सब जगह स्मोकिंग, यूएसए में देखा गया है कि लंग कैंसर की संभावना मेल्स में कम हो गई, पर फीमेल्स में बढ़ गई। क्यों? क्योंकि फीमेल्स स्मोकिंग ज़्यादा करने लगे और उनके पास बहुत टेंशन आ गया है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो वो टेंशन की वजह से स्मोकिंग ज़्यादा हो गया है लेडीज़ में, और उसकी वजह से लंग कैंसर की मात्रा भी बढ़ रही है। तो देखो कैसे हैबिट का इम्पैक्ट होता है कैंसर डेवलपमेंट। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम ये लाइफस्टाइल को फेवरेबली चेंज करें तो कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। तीसरी बात जो हमने बोला कि लाइफस्टाइल, उसमें क्या है, खाने पीने का जो हम लोग खान पीन करते हैं उस पर भी, उसका भी इफेक्ट पड़ता है कैंसर। क्या होता है कि साउथ में अगर देखेंगे तो उधर बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं और उधर अचार बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम होता है और अचार भी बहुत तीखा होता है। और ऐसा माना जाता है उधर कि जो अचार ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व किया है वो अचार अच्छे में अच्छा। तो ऐसे 5 बरस 10 बरस का भी अचार उधर मिलता है। तो उसमें है क्या, ये सब अचार में बहुत नमक डाला जाता है प्रिजर्व करने। तो ये जो आदत है अचार स्पाइसी फूड खाने का, उसकी वजह से स्टमक कैंसर की मात्रा साउथ में बहुत ज़्यादा है। कर्नाटका, मद्रास, सब जगह स्टमक कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। ये भी देखा गया है कि जापान में स्टमक कैंसर भी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है उधर, उसका कारण अलग है। तो अगर हम माने तो खाने पीने का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तीसरी एक बात है कि जो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं और वेजिटेरियन फूड बहुत कम खाते हैं तो उनको कोलोरेक्टल कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, अगेन नॉर्थ ईस्ट, ये जगह पर वेजिटेरियन का फूड का यूज़ बहुत कम होता है। उधर फ्रूट्स भी बहुत कम लोग खाते हैं और एक्चुअली उधर मतलब सुनने में आया है कि उधर फ्रूट्स लोग कभी खाते हैं
रेगुलर नहीं खाते हैं फ्रूट्स, वो खाते हैं जब भी बीमार है। तो अगर कोई उधर फ्रूट खाता है तो लोग सोचते हैं कि ये बीमार है। तो इतना मतलब है कि वेजिटेरियन फूड बहुत कम मात्रा में लोग यूज़ करते हैं और मोस्टली नॉन वेज फूड चालू है। तो इसके लिए उनको कोलोरेक्टल कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया। तो फ्रेंड्स, हमने आपको अभी बताया कि कैसे लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जैसे जैसे हम लोग नेचर से दूर भागते हैं, आगे हम लोग सब कोई नदी के बाजू में रहते थे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते थे, और जो भी आजू बाजू में फार्मिंग होता था वो फ्रेश फार्मिंग का फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते थे। आजकल तो ये सब कुछ बहुत दूर की बात हो गई। बॉम्बे में जो खाना पीना पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स आते हैं वो 8 दिन के बाद नासिक से बॉम्बे पहुंचते हैं, और उसी बीच में उस पर बहुत प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे कैंसर बहुत कॉमन है आजकल बॉम्बे। तो ये दिखाता है कि हम लोगों का खान पीन का बहुत इम्पैक्ट होता है कैंसर होने का। जैसे हमने आपको बताया कि जापान में लोग सुशी खाते हैं, वो एक फिश होता है, फ्रेश फिश खाते हैं, और वो लोग फ्रेश फिश पकड़ के नमक डाल के उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, और जब भी दिल चाहा उनको फ्रेश सुशी मिलता है। और ये जो सॉल्ट में रखते हैं वो सॉल्ट कार्सिनोजेनिक बन जाता है, और उसकी वजह से स्टमक कैंसर जापान में बहुत ज़्यादा देखा गया। तो शॉर्ट समरी में हम बोलना चाहेंगे कि हम लोगों का लाइफस्टाइल, उसमें खान पीन, उसमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, और हमारी आदतें, स्मोकिंग, टबैको चूइंग, और हमारा खाने का तरीका कि हम लोग कोई लोग बहुत नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेरियन खाते ही नहीं। इसकी वजह से कैंसर डेवलपमेंट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब जानकारी हासिल करके हम लोग रिकमेंड करना चाहिए कि आगे चलकर हम लोग अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। तो इस विषय में और बहुत कुछ हम लोग बात कर सकते हैं, पर हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि हम लोगों को नेचर के साथ रहने की कोशिश करना चाहिए। वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा, फ्रूट्स भी ज़्यादा लेना चाहिए, फ्रूट्स सब ज़्यादा लेना चाहिए, और जैसे जैसे हम लोग वेस्टर्न तरीक़ों से दूर चलेंगे तो कैंसर की संभावना कम हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो डेवलपिंग वर्ल्ड में रहते हैं कि हम लोग कोशिश करें कि कैंसर प्रिवेंट किया जाए, कम होना होता है। मात्रा कम होएगा तो हम लोग हेल्दी लाइफ रहेंगे, और उस पर इकोनॉमिक प्रेशर भी बहुत कम होगा। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि लाइफस्टाइल से कैंसर की मात्रा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, स्मोकिंग बंद कर देंगे, टबैको यूज़ बंद कर देंगे, वेजिटेबल ज़्यादा खाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो कैंसर बहुत कम मात्रा में होएगा। जो अभी ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है, तो आपको हमने अभी तक कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताया नहीं। तो जैसा साइंस ने डेवलपमेंट
किया है, वैसे ही कैंसर का ट्रीटमेंट भी बहुत इम्प्रूव हो। पिछले 50 बरस में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे कैंसर क्यूरेबल हो गए जो टोटली इनक्यूरेबल थे। जैसे आपको मालूम रहेगा कि बच्चों में जो एक्यूट ल्यूकीमिया होता है वो आजकल 80% बच्चे लोग एकदम परमानेंट ठीक हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट जो हुए हैं कि आजकल नया नया कीमोथेरेपी आए हैं, नया नया इम्यूनोथेरेपी आया है, नए टारगेट थेरेपी निकले हैं, इससे हम लोग कैंसर को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें से एक ट्रीटमेंट ये भी है बोन मैरो, और यहाँ उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। उसमें भी बहुत सारे कैंसर क्योर हो सकते हैं। हम लोगों को मालूम है कि एक्यूट ल्यूकीमिया जो कीमोथेरेपी से कंट्रोल हो सकता है, पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट से वो क्योर हो। और कैसे करते हैं हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट? हम लोगों ने शुरू किया 1981 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जो पहला पेशेंट था उसको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, और वो कीमोथेरेपी के बाद हमने उसके भाई से उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया, और वो एकदम नॉर्मल लाइफ रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बीमारी में बोन मैरो डिफेक्टिव है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्योर कर सकते हैं। और उसके लिए भाई बहनों की मैचिंग डोनर की जरूरत है। और इसका जो इलाज होता है वो इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सिंपल इलाज होता है। 6-12 महीने का इलाज होता है। फिर 12 महीने के बाद कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे कि दूसरे ट्रांसप्लांट में, किडनी ट्रांसप्लांट में, लिवर ट्रांसप्लांट में लोगों को ग्राफ्ट रिजेक्शन को रोकने के लिए ट्रीटमेंट लाइफ टाइम के लिए लेना पड़ता है, ऐसा बोन मैरो ट्रांसप्लांट में नहीं। इम्पॉर्टेंट ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद ओनली 6 मंथ्स या 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद रिजेक्शन का सवाल ही नहीं। तो ये मतलब एक अच्छा वे है कि हम लोग बोन मैरो को चेंज कर दें, बोन मैरो को नॉर्मल डेवलप करें और एबनॉर्मल सेल्स को निकाल दें। यही है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का उद्देश्य। थैंक यू वेरी मच। आताच आपण डॉक्टर सुरेश अडवाणी यांचं भाषण ऐकलं. वेगवेगळ्या देशांतील वेगवेगळ्या जीवनशैली या त्या प्रकारच्या कर्करोगास कारणीभूत ठरतात यावर त्यांनी मार्गदर्शन केलं. मराठी विज्ञान परिषदेने केलेल्या आव्हानानुसार काही प्रश्न आमच्याकडे आलेले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आता आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर शिवम शिंगला. डॉक्टर शिवम शिंगला हे डॉक्टर अडवाणी यांचे सहकारी आहेत आणि ते SL रहेजा माहीम येथे कर्करोग तज्ज्ञ म्हणून ते काम पाहतात. तर आता आपण डॉक्टर शिवम शिंगला यांच्याकडून आपल्या जे काही शंका आहेत, प्रश्न आहेत, त्यांची आपण आता उत्तरं मिळवूया. डॉक्टर शिवम शिंगला. रजनी मैडम के लिए, देशपांडे सर के लिए, जोशी सर के लिए और आपके लिए मैम, आपने मौका दिया हमें इस कार्यक्रम में भाग लेने का। आपके कुछ सवाल हैं जिनका मैं सवाल जवाब दे सकता हूं, तो आप प्लीज पूछिए मुझसे या कोई भी। हाँ, मैं आपको इंग्लिश में सवाल पूछूंगी, लेकिन आपको हिंदी में हो सके तो जी जवाब देना है. जी। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है सुचिता भिड़े. इन ऑर्डर फॉर द बॉडी एक्सेप्ट द ट्रांसप्लांट, medicines are given to a patient undergoing kidney transplant. Are such kind of medicines given during a bone marrow transplant? बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट में थोड़ा सा फर्क है। एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम
लोगों का WBC और जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सेल्स है उनको बदल देते हैं। तो उसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको हम इम्यूनोसप्रेशन बोलते हैं। ये मेडिसिन उस टाइम पीरियड के लिए यूज होती है जब बॉडी बोन मैरो को एक्सेप्ट कर रही होती है। तो जनरली ट्रांसप्लांट से जस्ट पहले से लेकर 6 महीने तक हम इन मेडिसिन का यूज करते हैं। उसके बाद बॉडी जब ग्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, हमें उसके बाद इन मेडिसिन की जरूरत नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढचा प्रश्न आहे श्रीमती अनिता कुलकर्णी यांनी विचारलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, वॉटर accumulation is observed in chest cavity of a blood cancer patient while the patient's on medication. This water is later removed from the body. Why does formation of water take place in the chest cavity? मैम इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद इनिशियल फेज में इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है, तो कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से ये पानी बनता है। दूसरा कारण होता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, जिसके अंदर बोन मैरो जब हमने रिप्लेस कर दिया है तो वो बॉडी के अपने सेल्स को फॉरेन सेल समझता है कि हमने इंसान के सेल्स को रिप्लेस कर दिया। तो ये WBC पहचानते हैं कि ये हमारी बॉडी के सेल्स नहीं है। जब वो फाइट करते हैं, जब भी कभी भी दो सेल्स के बीच में लड़ाई होती है तो पानी बनता है, तो ये पानी लंग्स में एक्यूमुलेट करता है। जनरली हम इम्यूनोसप्रेशन स्टार्ट करते हैं वो टैबलेट, जिससे ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट सेटल हो जाए रिएक्शन, एंड धीरे धीरे ये पानी बनना बंद हो जाता है जब बॉडी एक सिम्बायोसिस कर लेती है नए वाले बोन मैरो के। हाँ, अगला सवाल है श्रीमती मयूरी वक्टे. Can a recovered blood cancer patient donate blood? जनरली ब्लड डोनेशन हम क्रॉनिक इलनेसेस में अवॉइड करते हैं। कैंसर पेशेंट्स में ब्लड डोनेशन को अवॉइड किया जाता है। आप अगर ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो वो आपसे क्रॉनिक इलनेस का फॉर्म पूछते हैं। उसके अंदर अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं या कोई क्रॉनिक इलनेस है तो आपको अनफिट बोला जाता है ब्लड डोनेशन के लिए। ऑल्दो देयर इज नो, इसमें कोई वो नहीं है, गतिरोध नहीं है कि वो ब्लड ट्रांसप्लांट वाला, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट ब्लड नहीं दे सकता, बट जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर वो स्थिति अवॉइड नहीं हो सकती तो हाँ, वो जाके ब्लड दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। थैंक यू. नेक्स्ट है, मयूरी वक्टे ने पूछा है, व्हाट लाइफस्टाइल शुड बी अडॉप्टेड बाय अ पर्सन सो एज टू अवॉइड द ब्लड कैंसर? जैसा कि सर ने अपनी टॉक में बताया कि ज्यादातर कैंसर लाइफस्टाइल एसोसिएटेड होते हैं, और जब हम अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान नहीं देते तो हमें कैंसर होने का रिस्क होता है। तो ब्लड कैंसर अवॉइड करने के लिए भी हमें उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, हमें नेचर की तरफ जाना है। WHO कहता है कि 2 घंटे एक्सरसाइज करें एक हफ्ते में, तो सैटरडे संडे भी 1-1 घंटा अगर हम पकड़ें और अपनी हार्ट की तरफ ध्यान दें, अपनी तरफ ध्यान दें, तो ब्लड कैंसर ही क्या, सब कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान। नेक्स्ट है, crore of people chew and smoke tobacco, but only some get cancer. Why? मैम ये एक भ्रम है कि टोबैको च्यू करने से कई लोगों को कैंसर नहीं होता। अगर आप देखें तो कैंसर इंसिडेंस टोबैको च्यू करने वालों में बढ़ रहा है। इसका 2 कारण है। एक तो हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है और हमारी बॉडी की क्षमता या उसकी प्रतिशोधक क्षमता कम हो रही है। अगर आप देखें इन्फेक्शन होने का, हमारे को बीमार होने का सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें अस्पताल अभी बहुत कम पड़ते हैं, किसी भी शहर में, गांव में भी अस्पताल खुलता है तो वो भी फुल हो जाता है, इतनी कैपेसिटी वो टॉलरेट नहीं कर पाता। तो हमारी बॉडी की जो क्षमता है वो समय के हिसाब से कैंसर से लड़ने में कम हो रही है। विंस्टन चर्चिल स्मोक किया करते थे, लाइफ लॉन्ग उन्होंने स्मोक किया, तो कैंसर नहीं हुआ क्योंकि उनकी शरीर के अंदर वो क्षमता थी कैंसर से लड़ने की, वो एक्सरसाइज करते थे। बट आजकल हम लोग टबैको भी लेते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ अपने शरीर का ख्याल भी नहीं रखते। तो ये कारणों की वजह से हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। तो टबैको च्यू करना एक एडिशनल इंसल्ट है मैडम हमारी बॉडी पे, जो आजकल हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती। आज से 100 साल पहले हो सकता है हमारे पूर्वज ने टबैको च्यू किया और वो निकल गए हो तो कैंसर ना हुआ। बट आज की एज में जब हम पोल्यूशन से लड़ रहे हैं, जब हम
केमिकल्स हमारे अपने फूड में है, हमारा पानी का सोर्स अच्छा नहीं है, हमें स्ट्रेस है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, उस समय ये टबैको खाना तो मतलब बंदूक का ट्रिगर दबाने के बराबर है। तो ये एक मिथ है, टबैको खाने से अभी सबको कैंसर होता है, समय लगता है कैंसर होने में, किसी की क्षमता होती है वो उसको रिपेयर कर लेता है, बट जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी क्षमता उस कैंसर से लड़ने के लिए कम होती यानी सबको हो सकता है, लेकिन अगर है। सबको होगा। एक्सरसाइज कर रहे हो तो चांसेस कम है। टबैको तो नहीं लेना है आज के टाइम पे, क्योंकि हम यस। पोल्यूशन से नहीं बच सकते, हम केमिकल से नहीं बच सकते, हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, बट टबैको लेने से कैंसर डेफिनेटली होता है। एक्सपोजर और टाइम की बात ये योगेश पूछ रहे हैं, इज द कैंसर हेरिडेटरी? है। लगभग 3% कैंसर हेरिडिटरी होते हैं। हेरिडिटरी का मतलब क्या है मैडम, कि हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं है उन कैंसर से लड़ने की। अगर आप देखें, काफी सारे डिजीज भी हेरिडिटरी होते हैं। अगर किसी में डायबिटीज है तो उसके बच्चे को भी डायबिटीज होता है अर्ली स्टेज में, और उनके बच्चों को भी डायबिटीज होता है। ऐसे ही हाइपरटेंशन भी फैमिलीज में रन करती है। बॉल्डनेस, हमारे बाल चले जाएं, ये भी हेरिडिटरी में रन करती है। तो इसी तरह शरीर में ऐसे जीन्स होते हैं जो कि कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो किन्हीं किन्हीं फैमिलीज के अंदर, जैसे हमारे स्त्री में एक जीन होता है ब्राका जीन, वो डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से उन परिवारों में जिनमें ये ब्राका जीन डेफिशिएंट होता है उनमें कैंसर ज्यादा बनता है। तो हाँ, 3 से 4% कैंसर हेरिडिटरी होते हैं। बाकी मेजोरिटी ऑफ कैंसर लाइफस्टाइल एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें ओबेसिटी, मोटापा सबसे बड़ा कारण है, तंबाकू लेना सबसे बड़ा कारण है, और एक्सरसाइज ना करना ये बहुत बड़ा कारण है। अभी योगेश जी नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ही है। हेलो डॉक्टर शिवम, आप जी सुन मैम, रहे मैं हो? हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी मैम। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ कैंसर इन इंडिया, क्या आप बता सकते हैं? मैम, इंडिया में हर साल हम 13 से 14 लाख लोगों का कैंसर डायग्नोज करते हैं, और हम ये जानते हैं कि इंडिया में कोई भी स्थिति अगर हम डायग्नोज करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा केसेस होते हैं जो कि हम डायग्नोज नहीं कर पाते। तो 2020 और 21 के अंदर, क्योंकि कोरोना की वजह से डायग्नोसिस कम हुए हैं, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल शायद 2022 के अंदर ये कैंसर इंसिडेंस डबल हो जाएगा। हम 20 से 22 लाख लोगों को कैंसर डिटेक्ट करेंगे, और शायद ये कैंसर एडवांस स्टेजेस में। सर, आपका वीडियो ऑफ हो गया है क्या? हेलो डॉक्टर शिवम, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, आप सुन रहे हैं? जी मैम, जी मैम। अच्छा, हम ओके लोग ये ओके। उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि कोविड की वजह से कैंसर डायग्नोसिस नहीं हुआ है पिछले 2 सालों में, तो शायद हाँ। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये इंसिडेंस बढ़ के 20 से 30 लाख हो जाएगा। अभी हम 14 से 15 लाख केसेस में कैंसर डिटेक्ट कर रहे हैं। ओ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोद चौहान, जी उनको मैम। गुटखा, तंबाकू और गुटखा, टोबैको और सिगरेट के बारे में उनको जानना है कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। गुटखा तो हम चबाते हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के बहुत कम देश है जहाँ पे गुटखा मिलता है। भारत उस देश में से एक है। सिगरेट पूरी दुनिया में मिलती है, बट गुटखा बहुत कम देशों में मिलता है। गुटखा तो सीधा सीधा मुंह की त्वचा को, अंदर की त्वचा को सख्त बनाता है, और उसको रगड़ के उसके अंदर कैंसर करने वाले केमिकल्स छोड़ के सीधा सीधा कैंसर बनाता है। सिगरेट से, स्मोक करने से जो हमारे फेफड़े हैं उनके अंदर तार जमा होता है, वो तार धीरे 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 हमारे फेफड़ों को खराब करता है, और इवेंचुअली वो शरीर उसको कैंसर बनाता है। तो गुटखा, तंबाकू, पान, सुपारी, ये सब सीधा सीधा कारण है बहुत सारे कैंसर बनने का। मुंह की कैविटी से लेकर किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, सब कैंसर ये बनाता है, लंग्स कैंसर। तो अगर हम किसी चीज से लड़ाई करना चाहते हैं तो हमें गुटखे और तंबाकू। ओ, अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ ब्रदर्स बोन मैरो इज गिवन टू हिज सिस्टर, द सिस्टर्स ब्लड हैज XY क्रोमोसोम्स, डज इट अफेक्ट द पेशेंट? जी मैम, जनरली हम ब्रदर का क्रोमोसोम सिस्टर को दे सकते हैं। उसमें उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो उसके वाइट ब्लड सेल्स होंगे या जो उसके रेड ब्लड सेल्स होंगे, वो उसके ब्रदर का जीन डिपिक्ट करें। तो इससे हम कैंसर से लड़ पाते हैं, बट हाँ, उसका जीनोम चेंज हो जाता है,
अगर आप उसके ब्लड से लें, अगर यही जीनोम आप उसके ओवम से या मेल के स्पर्म से लें तो वो जीनोम सही पकड़ता है, बट अगर ब्लड सेल्स में वो जीनोम देखेंगे तो वो बदल जाता है। ओ, थैंक यू सर, आपने इस सवालों के बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है। आशा करती हूँ कि सभी सवाल पूछने वालों को जवाब मिला होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नमस्कार. मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे आयोजित केलेल्या या 5 भाषण मालिकेतलं आजचं पहिलं भाषण असल्यामुळे आपण डॉक्टर सुरेश अडवाणी यांच्यासारख्या दिग्गज कर्करोग तज्ज्ञाला आज या ठिकाणी बोलवलं आणि त्यांनी आपल्याला फार चांगली माहिती दिली. संपूर्ण जगभर त्यांनी आपल्याला फिरवून आणलं. युरोप अमेरिकेची परिस्थिती काय आहे, भारताची परिस्थिती काय आहे, भारताच्या जवळपासच्या देशांमध्ये बांगलादेशसारख्या तिथं परिस्थिती काय आहे, भारतामध्ये सुद्धा आसाम, गुवाहाटी, मणिपूर, मेघालय या भागात काय आहे, दक्षिण भारतामध्ये काय आहे, अशा सर्व ठिकाणच्या ज्या जीवनशैली आहेत त्याच्याबद्दलची त्यांनी माहिती दिली. आणि एकूण असं लक्षात येतं की जुन्या काळापासून आपल्याला जे आपले पूर्वज वाडवडील सांगत आले आहे की आपण घरचं जेवण केलं पाहिजे, रोज 2 वेळा 3 वेळा न्याहारीसह व्यायाम केला पाहिजे आणि ह्या दृष्टीने स्वच्छ हवेमध्ये स्वच्छ पाण्याचं आपण सेवन केलं तर आपण रोगाला आपल्यापासून दूर ठेवू शकतो. डॉक्टर अडवाणींच्या भाषणाचा सारांश हाच आहे. परंतु जीवनशैली सध्या बदलत चालली असल्यामुळे तरुण मुलांच्या मध्ये एकूण सिगारेटचं व्यसन, तंबाखू खाणं, गुटखा खाणं, काही लोक तपकीर ओढतात, काही लोक शेवटपर्यंत करतात. परंतु ज्या गोष्टी आपल्याला सोयीच्या आहेत त्याची उदाहरणं आपण देतो. विन्स्टन चर्चिल 91 सालापर्यंत जगले आणि मग त्यांना काहीच का झालं नाही. पण एखाद्याला असं होत नाही, कारण आयुर्वेदाप्रमाणे प्रत्येकाची जी प्रकृती आहे ही प्रकृती वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची आहे आणि त्याच्यामध्ये आपली प्रतिकारशक्ती कशी आहे. आता कोविडच्या काळामध्ये लक्षात आलं की काही जणांना कोविड झाला आणि काही जणांना नाही झाला. त्याचं कारण असं की त्यांची जी प्रतिकारशक्ती आहे ती प्रतिकारशक्ती उत्तम असल्यामुळे त्यांना तसं झालं नाही. त्यामुळे आपण प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आपल्या जेवणामध्ये भाजीपाला हिरवा भाजीपाला असला पाहिजे, वेगळ्या वेगळ्या भाज्या असल्या पाहिजेत. किंवा अन्न तज्ज्ञ तर असं सांगतात की आपल्या जेवणामध्ये विविध रंग असले पाहिजेत. म्हणजे गाजर असलं पाहिजे, आपल्या याच्यामध्ये वांग असलं पाहिजे, मुळा असला पाहिजे. हे जे विविध रंग आहेत हे रंग जेवणामध्ये असले पाहिजेत. थोडक्यामध्ये विविध गोष्टी आपण खाल्ल्या पाहिजेत, फळं खाल्ली पाहिजेत रोज आपण. आणि त्यामुळे आपण आपली तब्येत ही चांगली राखू शकतो. नॉनव्हेज खाताना सुद्धा एक पदार्थ म्हणून तो खाल्ला पाहिजे. संपूर्ण नॉनव्हेजवर जर आपण अवलंबून राहू शकलो तर आता डॉक्टर अडवाणी यांनी सांगितल्याप्रमाणे आसाम किंवा आपले हे जे भाग आहेत मेघालय वगैरे, बंगाल या ठिकाणी, जपानमध्ये या ठिकाणी लोक नॉनव्हेज खूप खातात आणि त्यामुळे त्यांना वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे कर्करोग होतात. या डॉक्टर अडवाणींच्या भाषणानंतर त्यांचे सहकारी डॉक्टर शिवम सामरा यांनी आपल्याला फार चांगल्या प्रकारे सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत. त्याच्यावरून त्यांनी किती ह्या गोष्टीचा अभ्यास केलेला आहे जीवनशैलीचा आणि त्यामुळे होणारे कर्करोग ह्याच्याबद्दलची माहिती त्यांच्या रोजच्या अनुभवामधून त्यांच्याकडे जमा झाली आहे. त्या सगळ्याचा परामर्श आपल्याला त्यांच्या उत्तरामधून सापडलेला आहे. तेव्हा त्याच्याबद्दल त्यांना, डॉक्टर अडवाणी यांना मी धन्यवाद देतो. ह्या कर्करोगाच्या क्षेत्रामध्ये जवळजवळ गेले 35 वर्ष जस्कॅप नावाची संस्था काम करते आहे आणि या जस्कॅप संस्थेने वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या कर्करोगावरती अनेक पुस्तिका काढलेल्या आहेत. तेव्हा त्या पुस्तिका आपल्याला मिळू शकतील आणि त्याच्यासाठी आता बाजूच्या स्लाइडमध्ये आपल्याला त्यांचा ईमेल आणि हे मिळेल. बघा जरा त्यांचा काय ईमेल ॲड्रेस आहे. तर त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी जर आपण संपर्क केला तर आपल्याला त्या पुस्तिका विकत घेता येतील. pkrjuscap@gmail.com. मी परत सांगतो, pkrjuscap@gmail.com.
याच्यावरती जर आपण संपर्क केला तर या पुस्तिका आपल्याला बघायला मिळतील, वाचायला मिळतील. Amazon तर्फे आपल्या घरी सुद्धा येऊ शकतील. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे फार स्वस्तामध्ये या पुस्तिका त्यांनी काढलेल्या 50-50 रुपयाची किंमत आहे. त्यामुळे आपण याची माहिती या पुस्तिका वाचून केली पाहिजे अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि आता पुढच्या रविवारी म्हणजे 10 तारखेला 10 ऑक्टोबर 2021 संध्याकाळी 5 वाजता स्तनांचा कर्करोग यावरती कॅन्सर रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉक्टर रजनी भिसे यांचं भाषण होणार आहे. तेव्हा त्या भाषणाला आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं. डॉक्टर JB जोशी यांनी सुरुवातीला सांगितलं की स्तनांचा कर्करोग हा आधिक्याने होताना सध्या दिसतो आहे, तर त्याची कारणं काय आहेत, ती आपल्याला कशी टाळता येतील ज्यामुळे हा रोग होणार नाही, हे सर्व ऐकण्यासाठी आपण पुढच्या रविवारी मोठ्या संख्येने आपले नातेवाईक आणि मित्रमंडळी यांच्यासह उपस्थित राहावं अशी मी विनंती करतो. आपल्या सर्व श्रोत्यांचे परत एकदा मी आभार मानतो आणि आत्ताचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.